आज हमारे साथ शरीक हैं दो कोविड वॉरियर्स दिनेश सोनी और साथ में है दिलीप साहू। दिनेश जी, आपसे शुरू करूंगा। बताएं कि कोविड की जो ताज़ा वेव थी जिसने पूरे देश, समाज और हमारे शहर को संकट में डाला, इसमें क्या क्या काम आपने ख़ास किए? हमारी एक टीम है जो उसमें करीबन 2012 से उसकी स्थापना हुई थी और 2012 से उदयपुर क्षेत्र में रक्तदान के क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहकर काम कार्य किया है इसने, जिसमें अभी कोविड महामारी के दौरान में लोगों को, ज़रूरतमंदों को ब्लड अवेलेबल करवाना और सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव को प्लाज्मा अवेलेबल करवाना, इसमें सबसे ज़्यादा कार्य टीम ने किया है। दिनेश जी, ये जो क्राइसिस थी, जो संकट हमारे पास आया, सबसे पहले कब आपको लगा कि अब रक्त की ज़रूरत पड़ सकती है और अब रक्त की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी? तो ये पहले पहले कब आपको महसूस हुआ और उसके लिए क्या क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं आपने की? रक्त की ज़रूरत तो शुरू से ही आज हॉस्पिटल वगैरह में आप देखते ही हैं, एक्सीडेंटल केस होता है, प्रेगनेंसी केस होता है या किसी भी बीमारी का होता है, कोई भी ऑपरेशन होता है, तो उसमें रक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो वो कंडीशन में टीम उस जगह पर ज़रूरतमंद को रक्त उपलब्ध करवाती है और ये शुरू से ही रही हुई है और उसी बेस पर टीम ने यह कार्य किया हुआ है। साहू जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड-19 के समय, संकट के समय, अब जब उसका पीक था जो मई माह में, उस दौरान क्या आपको लगा कि रक्तदाता कम है और रक्त लेने वाले लोग वो ज़्यादा है? बिल्कुल लगा। और वैसे तो ये शुरू से ही रहता है, रक्तदाता कम ही होते हैं और लेने ज़रूरत हमेशा ब्लड की ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि थैलेसीमिया, गर्भवती महिलाएं और एक्सीडेंट, इन बच्चों महिलाओं को हमेशा ब्लड की ज़रूरत पड़ती ही है। तो मई माह में जब लॉकडाउन लगा तो बहुत से जो हमारे डोनर्स हैं वो लोग, उनकी फैमिली भी उन्हें जाने से रोकती थी कि हॉस्पिटल में जाने से खतरा भी है। वो कुछ डोनर हैं वो भी जाने से कतराने लगे। तब हम लोग उन्हें फ़ोन पर ही मोटिवेट करते थे कि आप जाइए, ज़रूरतमंद है, इन आपके जाने से इनकी जान को खतरा होगा और ब्लड बैंक में सारी सेफ्टी रहती है। तो इस तरह से उन लोगों को हम लोग मोटिवेट करके और हमने उन लोगों को प्रेरित किया। बाकी ब्लड डोनेशन का काम तो क्या है कि हमारी टीम 2012 से करती आ रही है, तो कुछ विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ी, बस रक्तदाताओं को प्रेरित करके उन्हें ब्लड बैंक तक पहुंचाने का कार्य किया। दिलीप जी, ब्लड डोनेशन का काम आप करते हैं, समूह भी है, लेकिन आपने खुद ने कितनी बार अब तक खून दे दिया और कब से दे रहे हैं? जी, मैं 2010 में पहली बार, एक ज़रूरतमंद बुजुर्ग महिला थी, जब हम लोग ब्लड का काम ही नहीं करते थे, ऐसे ही मुझे हॉस्पिटल में मिल गई थी, मैं किसी काम से गया तो रो रही थी, तो मैंने उनके लिए डोनेशन किया। और रही बात गिनती की, तो सच बताऊं तो मैंने आज तक कभी इसकी गिनती नहीं करी। वो उसी पर है, नेकी कर और दरिया में डाल, कभी गिनती। और मेरा जो ब्लड ग्रुप है खुद का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो मैं ऑन कॉल ही डोनेशन करता हूँ। नेगेटिव ग्रुप को ऑन कॉल ही डोनेशन क्यों करना पड़ता है? नहीं, एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव ग्रुप को ऑन कॉल डोनेशन करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट क्या नेगेटिव ग्रुप की जब डिमांड आती है ना, तब ब्लड बैंक्स में मोस्टली अवेलेबल नहीं रहते हैं। तब जिसको ज़रूरत रहती है वो बहुत परेशान रहते हैं। और हमारी जो टीम है, उस टीम का मेन मुख्य उद्देश्य यही है, ज़रूरतमंद को रक्तदान। जब मतलब मोटा मोटा आप यूँ समझ सकते हैं कि जब ब्लड बैंक हाथ खड़ा कर देता है, तब हमारी टीम का असली काम शुरू होता है। दिनेश जी, आपने सबसे पहले रक्त कब दान दिया था और इसकी प्रेरणा शुरू में सबसे पहले कैसे मिली आपको? रक्तदान की प्रेरणा शुरू में सबसे प्रथम बार मैंने मेरे गुरुजी के यहाँ पर आश्रम में रक्तदान शिविर लगा था, उसमें किया था। उसके बाद इसकी प्रेरणा मुझे वहाँ पर मिली जब एक लेडी थी, बुज़ुर्ग, जो राजसमंद से आए हुए थे। उस केस में ओ नेगेटिव की रिक्वायरमेंट डॉक्टर ने लिखी थी 7 यूनिट की। और उस समय में जब उनका केस हमारे पास में आया कि भैया इनको अवेलेबल करवाना है, उस समय जब हॉस्पिटल में जाके उनकी परिस्थिति देखी तो उससे पता चला कि भाई अगर इन लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है और वो नेगेटिव अवेलेबल नहीं हो पाता है और हम जो सक्षम हैं, यहाँ के लोकल हैं उदयपुर के, तो हम क्या करेंगे फिर उसमें। उससे हमें प्रेरणा मिली, फिर उससे ये ग्रुप चालू हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ा है और आज ये टीम इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अग्रणी कार्य कर रही है। दिनेश जी, आप कितनी बार रक्त अब तक दान दे चुके हैं? मैं अभी तक हाल फिलहाल 12 बार दे चुका हूँ रक्तदान और मेरा बी पॉजिटिव ग्रुप है। थोड़ा सा ये बताएं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप और उसके बाद ओ ग्रुप और कई ग्रुप्स जो होते हैं, हालांकि कई लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग इन ग्रुप्स के बारे में जानते भी नहीं हैं, तो क्या रक्त देते समय या रक्त कोई आदमी मांगता है तो ग्रुप्स को लेकर भी कुछ समस्या आती है कि किसी समूह का रक्त तो आराम से उपलब्ध होता है, किसी का नहीं होता, और नहीं होता है तो क्या होता है?
वैसे ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। समस्या नेगेटिव ग्रुप की ज़्यादा आती है। जब अस्पतालों में डिमांड आती है किसी मरीज़ की या ज़रूरतमंद की कि भैया नेगेटिव चाहिए, तो एक्चुअल में होता क्या है, हॉस्पिटल वगैरह जो ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक में क्या है, थैलेसीमिया के मरीज़ों को चलता ही रहता है, ठीक है। एक्सीडेंटल केस होते हैं, डिलीवरी केस होते हैं, उनमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो उससे क्या स्टॉक अवेलेबल कम होना हो जाता है, नेगेटिव ग्रुप कम हो जाता है। तो उस समय लोगों को लगता है कि भैया कि यहाँ पर अभी ब्लड बैंक में नेगेटिव ग्रुप अवेलेबल नहीं है, पॉजिटिव अवेलेबल नहीं है, तो उस समय टीम डोनर को भेजती है और डोनेशन के माध्यम से ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करती है। दिलीप जी, आप बताएं कि ये रक्त आप दान देते हैं खुद भी और दूसरों से भी दिलवाते हैं, कितना संतोष मिलता है इस काम में? देखिए, मन को तो असीम शांति मिलती ही है कि जब किसी ज़रूरतमंद की जान बच जाती है। तो ऐसे कई उदाहरण भी हैं हमारे सामने, जो कि जैसे एक कल का ही एक केस था, गर्भवती महिला ए नेगेटिव चाहिए था, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, सारा हमारे ही नंबर दिए लोगों को ए नेगेटिव ग्रुप। हम सुबह 6 बजे फ़ोन आया, 7 बजे हमने डोनर भेज के उनका उपलब्ध करवा दिया। फिर दिन में उनको और भी ज़रूरत पड़ी। संतोष तब मिला जब शाम को 4 बजे परिजनों का फिर से फ़ोन आया कि बेटा हुआ है और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कल की ताज़ा बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरह से परम शांति मिलती है। कुछ थैलेसीमिया के बच्चे हैं, एक तरीके से हमारी टीम ने उन्हें गोद ले रखा है। उनका छोटी छोटी बच्चे हैं, 6-7 साल की, 2-3 बच्चों का ए नेगेटिव ग्रुप है, ओ नेगेटिव ग्रुप है, और भिलवाड़ा और चित्तौड़ से आती हैं वो बच्चा। तो जब ब्लड बैंक में नहीं होता तो फिर वो हम लोगों को फ़ोन करके आते हैं कि हम आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, तो हमें क्या ब्लड मिल जाएगा क्या, क्योंकि हर 15 दिन में उन्हें ब्लड लगता है और मिलना ज़रूरी होता ही है। तब अगर ब्लड बैंक में नहीं होता तो हम लोग डोनर भेज के करवाते हैं, और शांति, फिर परम शांति मिलती है जब वो बोलते हैं भैया हमें ब्लड मिल गया और हम वापस जा रहे हैं, तो परम सुख अशांति मिलती है। दिनेश जी, सोशल मीडिया और जो फ़ोन के ग्रुप्स होते हैं, इनको लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं, कहते हैं समाज में ये बहुत बुराई पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो कार्य है उसमें ये बहुत मददगार होता है। बताएं कि सोशल मीडिया और ये जो फ़ोन के प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आप ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं, क्या इन्हीं की वजह से आपका ये रक्तदान का काम सुगम हो पाता है या नहीं होता? रक्तदान का जो ये कार्य है, वास्तविकता में हमारी नज़रों में सोशल मीडिया के थ्रू ही इस लेवल पर पहुंचा है, इस मुकाम तक पहुंचा है, जिससे आज कड़ी से कड़ी जुड़ी है, चेन से चेन जुड़कर आज टीम खड़ी हुई है। तो सोशल मीडिया इस मामले में बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है, जिससे आज क्या है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आज करीबन इस टीम के करीब 25 से 30 ग्रुप बने रहते हैं। तो उस नीड को हम ग्रुप में वायरल करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू वायरल करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू वायरल करते हैं। तो जब ग्रुप के डोनर के पास में वो मैसेज पहुंचता है तो उसका तुरंत मैसेज आता है भैया मैं डोनेशन करना चाहता हूं। तो सोशल मीडिया इस क्षेत्र में हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दिनेश जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर जिसे हम कहते हैं, जो बहुत घातक थी, हमारे देश इसे शायद ही कभी भूल पाएगा, आपने जो दृश्य देखे क्या अकल्पनीय थे? वास्तविकता में बहुत अकल्पनीय थे, क्योंकि जब हमारा हॉस्पिटल वगैरह में जाने का काम पड़ता था डोनेशन के लिए या किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए, तो वहाँ पर जो स्थिति देखी जाती थी कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, तो वो बहुत ही एक भयानक स्थिति थी। जो अभी की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय और दर्दनाक स्थिति थी। तो उसके लिए भी क्या दिमाग में एक स्थिति पैदा होती है कि भाई इस कंडीशन में भी ये जो लहर आई है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है और उसका लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा है। एक और थ्योरी है, बहुत सारे लोग या यूँ कहें कि वैज्ञानिक बहुत सारे कहते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन जो है वो वैज्ञानिक नहीं है और इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इससे किसी की जान नहीं बचती। चूँकि आप खुद इस कार्य में संलग्न रहें, तो बताएं कि ये जानकारी कितनी प्रामाणिक है? प्रामाणिक तो स्टार्टिंग में जब शुरुआत में डॉक्टर्स के राय के अकॉर्डिंग जब प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई थी, तो इसका मेन यही था कि अगर कोविड पेशेंट को शुरुआत में प्लाज्मा ट्रीटमेंट दे दिया जाता है तो पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा बच सकता है। वो अगर उसको डिले करते हैं और 5 दिन 7 दिन बाद में जब उसको प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है तो वो प्लाज्मा उसको काम नहीं करता है, वो एंटीबॉडी बनना बंद हो जाता है उसमें। तो आपने प्लाज्मा डोनेशन भी किया, तो क्या आपने जब प्लाज्मा दिलवाया तो किसी को, मरीज़ को अगर शुरू में दिया गया तो उसको कुछ परिणाम मिले? काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिले। जब शुरुआत में लॉकडाउन के तहत जब प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट आई थी तो काफ़ी लोगों को प्लाज्मा अवेलेबल भी करवाया था और काफ़ी लोगों को कुछ हद तक
इसमें परिणाम भी अच्छे मिले थे, भी रिकवरी भी अच्छी रेट हुई थी, रिकवरी रेट अच्छी हुई थी इसमें काफ़ी। दिलीप जी, इस कोविड-19 की लहर में लोगों को ऑक्सीजन की दरकार थी, ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन चाहिए, बेड्स भी चाहिए थे, आईसीयू भी चाहिए था, लेकिन क्या खून की भी उन्हें ज़रूरत थी, और थी तो क्यों? खून की ज़रूरत तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि लगभग हर समय ही रहती है। इस कोविड काल में ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रक्तदान शिविर लगाने वाली काफ़ी सारी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम करती है। तो अभी के समय में वो शिविर भी बहुत कम लगे, और जो ज़रूरत जो है थैलेसीमिया, गर्भवती महिलाएं, ये सारी तो जो बनी हुई है वो तो है ही है। तो इस वजह खून की ज़रूरत तो बनी हुई थी, और बस वही है कि हम लोगों को प्रेरित करके ब्लड बैंकों में हमने इस बार रक्तदान शिविर बिल्कुल छोटे छोटे स्तर पर लगाए, ताकि ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो, कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी हो। 10 यूनिट 20 यूनिट का कैंप, और ज़्यादातर हमने इन हाउस ब्लड बैंक के अंदर, उदयपुर में 7 ब्लड बैंक है, 7 ही ब्लड बैंक में जिस रक्तदाता के जो नज़दीकी ब्लड बैंक है वहाँ जाके उनसे हमने रक्तदान करवाया। दिनेश जी, ये जो आपने खून कई लोगों को दिया, बताएं कि क्या कोविड-19 के मरीजों को भी खून की ज़रूरत पड़ी थी? कोविड-19 के मरीजों को भी खून की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उस समय ज़्यादा सिचुएशन जो थी वो प्लाज्मा पर डिपेंड करती थी। दिलीप जी, ये बताएं कि ये कोविड-19 की लहर, जिससे हम बहुत ज़्यादा हमने सफ़र किया, यूँ माने कि धीरे धीरे कम पड़ी है और अब जनजीवन या सारा सामान्य होने लगा है। बताएं कि इस लहर से आपने क्या सबक लिया? इस लहर से सबक तो यही लिया है कि इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना है। मतलब कि देखा जाए कि तो जैसे जिस किसी के परिवार में कोई व्यक्ति इस बीमारी से गुजरा है तो उनके लिए तो ये महामारी है, और जो खुद बीमार है उनके लिए केवल बीमारी है, और जिनके परिवार ने अभी तक इसका सामना नहीं किया वो इसे अभी हल्के में और मजाक में ले रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। तो इसे हल्के और मजाक में नहीं लेना चाहिए, और सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना हमेशा करनी चाहिए। और अगर आपको इससे ये मजाक लगता है तो उन परिवार से जाके दिखें और समझें जो इसका सामना कर चुके हैं। घातक बीमारी है, सावधानी ही सुरक्षा है कुल मिलाकर इसमें। दिनेश जी, बहुत सारे लोग इस दौरान अपने परिवारजन को खो चुके हैं। आप बताएं कि ये जो कोविड-19 की लहर थी, इसमें आप लोगों को भी बहुत परेशानियां हुई होंगी। परेशानियां इस लिहाज से भी कि आप लोग जब जाते होंगे तो आपके घर वाले भी चिंतित रहते होंगे कि आप जा रहे हैं तो आप तो कहीं कोविड-19 वायरस घर में लेकर नहीं आ रहे। इसके अलावा जो रक्तदाता, उसका निकलना सड़कों पर, चूँकि लॉकडाउन है, उसे भी दिक्कत आई होगी। तो कौन कौन सी दिक्कतें आपको ज़्यादा आई और उनका कैसे सामना किया? सर, इस स्थिति से तो सही बात बताएं तो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी इस परिस्थिति में, क्योंकि एक जो लहर चल रही थी, जो महामारी चल रही थी, उससे हर आदमी भयभीत था। तो स्वाभाविक है कि हमारे भी परिवार वाले भयभीत रहते थे कि भैया ये दिन भर ये ब्लड बैंकों में जाता है या डोनेशन के लिए जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो घर पर कहीं कोरोना लेकर न आवे। तो ये सेवा अपनी जगह थी और सेफ्टी अपनी जगह थी। तो हमने दोनों को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए सेवा का पूरा अपना कर्तव्य निभाया। रक्तदाता जो जाते थे तो रक्तदाता को भी हम उसी प्रकार से मोटिवेट करते थे और उसी प्रकार से सेफ्टी रखने को बोलते थे जिस हिसाब से वो खाली डोनेशन करता था, और डोनेशन करने के बाद में अपनी सेफ्टी के हिसाब से घर में जाता था। दिनेश जी, जाते जाते उदयपुर के लोगों से क्या कहेंगे? उदयपुर के लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि रक्तदान एक ऐसा सेवा कार्य है जिसमें अगर आप आगे आएंगे तभी वो ब्लड बैंक में रक्त अवेलेबल हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के क्षेत्र में आगे आएँ। ज़रूरी नहीं अपने को किसी कैंप में देना या ज़रूरतमंद को देना। आप हर माह 3 माह होते ही आपको जैसा भी उचित लगे आपके नियरेस्ट ब्लड बैंक में जाके रक्तदान करें, ताकि ब्लड बैंक फुल रहेंगे तो रक्त की कमी नहीं आएगी। दिलीप जी, आप जाते जाते लेक सिटी के लोगों को क्या संदेश देंगे? बस लेक सिटी के लोगों से तो यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से, ब्लड एक ऐसा अवयव है जो किसी फैक्ट्री में या कहीं इसका इजाद नहीं किया जा सकता। ये केवल एक मानव शरीर में ही उपलब्ध होता है। तो एक हिसाब से ये देखा जाए कि जिन लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन और ये पूरा है तो उन्हें ईश्वर का ये उपहार ही है। तो बस यही है कि आप लोग नियमित रक्तदान करते रहें। रक्तदान के प्रति लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं मन में कि हम कमज़ोर हो जाएंगे या बीमार हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसे दिमाग में कोई भ्रांति है तो आप ब्लड बैंक के किसी भी डॉक्टर से मिले, अधिकारी से मिले या हमसे संपर्क करें। हम लोग आपकी सारी भ्रांतियों को दूर करेंगे। और सिर्फ अंत में जाते जाते सिर्फ एक ही यही बात, यह जिस्म तो एक दिन यूं ही मिट्टी में मिल जाएगा, करोगे रक्तदान तो कोई और जी जाएगा। दिलीप साहू और दिनेश सोनी, आपको लेक सिटी का सलाम।